नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूं और हमारे साथ इस आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों और व श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है, लेखक की कहानी लेखक की जुबानी। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रुचिका अरुण शर्मा जी चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे तो उनके परिचय के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा परिचय है कि मैं अगर पढ़ती रहूँगी सारा दिन तो भी कम हो जाएगा। और आप में से अधिकतर शायद आप उनको जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत सारी साहित्य अकादमियों के जो पुरस्कार हैं वो उनके खाते में हैं। बहुत सारी पुस्तकें, बाल पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उनकी लेख, कविताएं और कहानियाँ देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। और सबसे अनूठी बात जो है उनके व्यक्तित्व की, जो मुझे लगी, और ये है कि हमारी लेखिका जो है वो बहुत विशेष हैं। उनकी जो शिक्षा है वो सॉफ्टवेयर आईटी इंजीनियर के रूप में संपन्न हुई है, लेकिन कहीं दिल में एक कहानीकार, एक साहित्यकार बैठा हुआ है। तो आज हम उनसे जानेंगे, उनकी जुबानी, कि वो साहित्यकार कहाँ से आया और ये बाल साहित्य कैसे उपजा। तो आपका स्वागत है रुचिका जी, मंच आपका है। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, हार्दिक आभार रितु जी, सबसे पहले कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत आपसे तो धन्यवाद। परिचय है ही, आपके माध्यम से हमारे बहुत सारे लोगों से आज मेरा परिचय होगा। तो जी बिल्कुल, और हमारे नन्हे पाठक जो आपको हमेशा पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष हो जाएगा, क्योंकि आज वो अपनी प्रिय लेखिका को, जिनको अभी तक पढ़ते आए हैं, आज उनको साक्षात रूप में देख सकेंगे, सुन सकेंगे, और हो सकता है कि उनके प्रश्न भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। तो मुझे लगता है कि जो मेरे मन की जिज्ञासा है, शायद वो सबके मन की जिज्ञासा होगी, क्योंकि आजकल लोग आईटी प्रोफेशन में इतनी दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं कि आईटी में जॉब करें। और आपने इसमें शिक्षा भी की और काफ़ी समय तक आप इस क्षेत्र में कार्यरत भी रहीं बहुत अच्छे ढंग से। तो फिर अचानक ये साहित्यकार या बाल साहित्य का बीज कहाँ से पोषित हुआ या अंकुरित हुआ, बताइए। दरअसल शिक्षा मैंने ली, मैंने जॉब भी किया। शिक्षा तो देखिए, क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड तो हमें देखना पड़ता है ना, किसी न किसी प्रोफेशनल फील्ड में हमें जाना ही है। जी तो शिक्षा तो कामकाज के लिए, लेकिन लेखन मेरा हॉबी थी। जी वो 9th क्लास से ही मेरी हॉबी थी। और जो, क्योंकि पहला मेरा जो प्रायोरिटी थी वो मेरी शिक्षा थी कि भाई पढ़ लिख कर कुछ बनना है, जी जी। तो इसलिए मुझे लग रहा पढ़ाई है करी। कहीं आवाज आपके यहाँ से आ रही है क्या? एक सेकंड, मेरा दूसरा जी फोन स्विच ऑफ करती हूँ, आवाज उससे आई है, कुछ टेस्ट अलर्ट आ गया है। जी जी जी। समस्या वो हुई है जो नहीं आते हैं अक्सर, पर इसी वो। बीच में हमारे साथ साहित्यकार भगवती प्रसाद गौतम जी जुड़ गए हैं। आदरणीय गौतम जी का भी मंच पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। कभी कभी ऐसे हो जाता है, जैसे कि आपने बताया कि आपकी सबसे पहली जो प्राथमिकता थी वो शिक्षा की थी। हम सभी की शिक्षा की प्राथमिकता होती है। अब फिर बताइए उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो शिक्षा मैंने की 9th क्लास से। मुझे लेखन का शौक चढ़ा था, छोटे छोटे कविताएं लिखने लगी थी, इवन स्केचेस भी बनाने लगी थी। शायद पत्रिकाएं पढ़ती थी, उसका असर रहा होगा जी कि। तो फिर लेकिन पढ़ाई मेरी प्रायोरिटी थी, टाइम उधर देना था, तो वो तो मुझे जी छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि 9th जी क्लास के बाद तो हमारा हायर एजुकेशन आ जाती है। और फिर बाद में जॉब में लग गई, तो बस वो पीछे छूट ही गया, भूल ही गई कि लेखन में इंटरेस्ट था कभी। और लेकिन हाँ, पत्र पत्रिकाएं मैं पढ़ती थी, वो मेरा रेगुलर रहा। और जी हाँ, कुछ मेरे फैमिली, जैसे होता है ना, बच्चे हो जाते हैं शादी के बाद में कुछ ऐसे, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे जॉब नहीं करना चाहिए इस वक्त, फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। तो मैंने एनआईटी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी किया शादी के बाद, अरे लेकिन वाह। फिर मैंने तय कर लिया कि जॉब नहीं करना। इसका एक कारण ये भी था, बॉम्बे में थी, बॉम्बे से फिर मैं इधर आई, तो एक फैमिली सपोर्ट खत्म भी हो जाता है, वो भी एक हाँ रीजन था।
तो जी, बिल्कुल ये तो है ही। फिर बस तो जब बच्चे बड़े हुए और थोड़ा जी, होता है ना खाली पुस्तकें मैं पहले भी पढ़ती रही, फिर बच्चों की पुस्तकें पढ़ने लग गई, बच्चों को पढ़ाती थी ना, स्कूल की नहीं, एकेडमिक नहीं। एकेडमिक के अलावा दूसरे बुक्स जो होते हैं, मेरे बच्चे बुक्स पढ़ते थे बहुत शौक से, तो मैं जी। उनके साथ बैठती थी बुक्स पढ़ने के लिए। जब बड़े को बड़ा पढ़ता था, छोटी वाली देखती थी, उसको पढ़ना नहीं आता था, वो बोलती थी मुझे पढ़ाओ। तो मैं उसके लिए बच्चों की बुक्स पढ़ती थी। अरे फिर बस वाह! ऐसे करते करते, और जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तब मुझे लगा भाई अब टाइम तो खाली है, और फिर मुझे ऐसा लगा वो अपने आप से होता है ना, हॉबी हमें याद आने लगती है सारी चीजें जब हम खाली होते हैं तब, जी, क्योंकि ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर्ड है वो कहीं ना कहीं तो वापस रिफ्लेक्ट करेगी। जी, जी, तो जी। फिर बस मैंने वही लेखन शुरू किया, और पर लेखन शुरू। हाँ जी। बच्चों से लेखन आपने शुरू किया और आपने अभी बताया भी कि आप बच्चों को लेके बैठती थी और कोर्स के अलावा किस्से कहानियों की किताबें उनके साथ पढ़ती थी। तो यहीं से एक प्रश्न निकलता है कि बाल साहित्य बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? जैसे आपको महत्वपूर्ण लगा कि बच्चों को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा कोर्स की बुक से हट के, तो आप बताइए कि बाल साहित्य बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, बाल साहित्य बहुत जरूरी है, इसका कारण बताती हूँ मैं, कि आप जब एडल्ट हो जाते हैं 20 साल के, 25 साल के, तब आपको बुक्स पढ़ने की हॉबी नहीं लगी। आपको अपने जॉब को देखना है, शादी हो जाएगी, आपको अपनी फैमिली देखनी है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। लेकिन जो बच्चा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जब वो शुरू से पढ़ने लगेगा, तभी ही वो बड़ा होके प्रौढ़ साहित्य पढ़ेगा, वो उसको आदत पड़ेगी पढ़ने की, है ना। तो इसलिए सबसे पहली बात, साहित्य अगर आप चाहते हो कि बुक्स पढ़े, तो वो बड़े होके नहीं पढ़ेगा, वो आदत आपको बचपन से डालनी है, इसलिए बाल साहित्य जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। चीज, जी, कि अगर हम बच्चों को समझाएंगे ये करो वो करो वो करो, वो एक साइकोलॉजी है कि किसी के बोलने से कोई नहीं मानता है, वो एक थोड़ा सा ईगो इशू होता है, या पावर जो है, जो एक ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए बच्चे को जब पुस्तकें मिलती है और वो कैरेक्टर्स देखता है, चाहे हम जानवरों के माध्यम से कहानी कविता करते हैं, या हम बच्चों के माध्यम से करते हैं, उसकी एज के हिसाब से, तो उसको ये समझ में आता है, हाँ ये तो सही है, बुक में भी लिखा है। हाँ। तब वो बिल्कुल, मानने लगता बिल्कुल। है, उन चीजों को फॉलो करता है। बिल्कुल, 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 ये बात तो है। लेकिन आपको लगता है कि बाल साहित्य लिखना भी एक चुनौतीपूर्ण काम है? आपकी तो बहुत सारी ढेर सारी पुस्तकें आई हैं, बाल कविताओं की भी, कहानी संग्रह भी। तो आपको लगता है क्या बाल साहित्य लिखना दूसरे साहित्य लिखने से थोड़ा कठिन है? इसमें कुछ ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, क्योंकि बच्चों के लिए लिखने के लिए पहले बच्चा बन के उस तरह से सोचना पड़ता है। अब मैं इस जी, उम्र में हूँ, तो मैं इस उम्र के हिसाब से ही सोचूंगी। लेकिन जब मैं बाल साहित्य लिखने बैठती हूँ, कोई कहानी लिखने बैठती हूँ, तो मुझे उसकी उम्र में जाके सोचना पड़ता है, अपना पास्ट भी याद करना पड़ता है कि हम इस उम्र में कैसे थे, और अपने बिल्कुल, बिल्कुल। आसपास के बच्चों को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि जमाना बदल गया है ना, जनरेशन जो चेंज हुई है हमारे हाँ, से अब। हाँ। तो उसके हिसाब से भी सोचना पड़ता है। अगर मैं पुराने जमाने की कहानी लिखूंगी, तो बच्चा उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो तो नई बहुत टेक्नोलॉजी, ज़रूरी है। नई चीजें अब क्या चल रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना होता है। जी, तो इसलिए तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों के लिए बाल साहित्य लिखने के लिए पहले खुद बच्चा बनना पड़ता है। खुद के मन में एक बच्चा जगाना पड़ता है, उस सोच को लानी पड़ती है। उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके दिमाग से सोचना पड़ता है, तब जाके कोई किस्सा या कहानी या कविता तैयार होती है। तो जब हम किस्से कहानी की ही बात कर रहे हैं, तो क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें आपके कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे बाल पाठकों को किसी एक पुस्तक में से कोई एक कहानी पढ़कर सुनाएँ। जी जरूर। देखिए, मेरी ये पुस्तक है, मेरे दोस्त मेरे साथ। अरे वाह! ये बाल साहित्य अकादमी राजस्थान, जयपुर से प्रकाशित हुई थी, उन्होंने प्रकाशित करवाई थी। अरे वाह! बहुत-बहुत बधाई। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, वहां से प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। और इसी में एक कहानी है, खो खो खो।
जी। इसी पुस्तक की कहानी है खो खो खो। तो वाह! उसका मैं नाम भी आपको बहुत अलग, इससे ऊपर नाम भी बहुत अलग है। तो मैं उस कहानी के बारे में बताती हूँ आपको। मतलब कहानी सुना देती हूँ बच्चों के लायक, जैसे जिस तरह बच्चों को सुनाते हैं। जी, बहुत कि बढ़िया एक रहेगा, जंगल था, सुनाइए। एक जंगल था और जंगल में सारे जानवर बहुत मजे मस्ती से रहते थे। त्योहार मनाते, पार्टी करते, खेलते हुँ, कूदते, सब मजा हुँ। करते थे। तो उसमें हॉर्सी घोड़ा, पूसी बिल्ली, कैंडी कुत्ता, अरे वाह! ब्लैकी भालू, डम्पी हाथी, जम्पी बंदर, फ्लफी खरगोश, अरे ये वाह! सब ने मिलके छुट्टी, इनकी छुट्टियां लग गई। अब जैसे अभी बच्चों की छुट्टियां लगी हुई है, तो जी, छुट्टियां लग जी। गई, तो इन्होंने कहा हम कुछ पिकनिक करेंगे जरूर से। तो सबने अपनी मम्मियों से बोला कि हमें पिकनिक करना है, पिकनिक करना है, पिकनिक करना है। तो उनकी मम्मियां बोली ठीक है, और उन्होंने अच्छी अच्छे खाने की चीजें बनाना शुरू कर दिया कि ठीक है। और डम्पी हाथी के जो पापा थे, बिग्गी बिग्गी जी। हाथी, उसने एक एक जानवर को सूंड पे बैठाया पहले, और ऐसे ऊंचा करके अपनी पीठ पे बैठा देता, फिर दूसरे को सूंड पे बैठाता, फिर ऐसे ऊंचा करके अपनी पीठ पर बैठा देता। तो सारे जानवर बिग्गी हाथी की पीठ पर बैठकर सैर करते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। वाह! अब नदी के किनारे जब पहुंचे तो वहां पे ऐसे सरल 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 ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ियों की शाखें ऐसे ऐसे करके उनके स्वागत में झूम रही थी, और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल खिले थे। बच्चों को तो मस्त मौसम देख के एकदम मस्ती छा गई, और उन्होंने कहा कोई गेम खेलते हैं। तो डम्पी हाथी बोला खो खो खेलेंगे। खो खो ये क्या होता है? सबने कहा हमें तो गेम ही नहीं पता है, खो खो क्या होता है। तो ब्लैकी बियर ने बताया, भालू ने, कि भाई देखो इसमें क्या होता है कि सब बच्चे उकड़ू बन के बैठ जाओ, सारे जानवर एक कतार में। एक का मुंह बाएं होगा, दूसरा का दाएं होगा, फिर बाएं होगा, फिर दाएं होगा, मतलब सबके मुंह विपरीत दिशा में होने चाहिए, और नीचे उकड़ू बन के बैठ जाओ। और एक जना उसमें दाम देगा। तो जो दाम हुँ, देगा वो ऐसे सबके चारों ओर चक्कर लगाएगा, और फिर वो अचानक से 2 चक्कर 3 चक्कर जितना वो कर सकता है, उसके बाद में किसी एक की पीठ पर जाके थपकी दे देगा और बोलेगा खो। तो जिसको थपकी मिली है वो उठ के भागने लगेगा, और जो दाम दे रहा है वो वहां बैठ जाएगा। अब वो जो खड़ा जी। है उसको दाम देना है, वो भी ऐसे ही करेगा, 2 3 चक्कर लगाएगा, और फिर वो किसी के जानवर की पीठ पे जाके थपकी दे के बोलेगा खो। तो इस तरह से गेम चलता जाएगा, और जब कोई नियम नहीं फॉलो करेगा उसको गेम से आउट कर देंगे। ऐसे करके एक एक का दाम आता जाएगा। तो सबसे पहले तो पूसी बिल्ली का नंबर आ गया। पूसी बिल्ली का दाम था। उसने म्याऊं 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 करते हुए घूमना चालू किया सबके इर्द गिर्द, और जाके हॉर्सी घोड़े को दाम दे दिया खो। अब हॉर्सी घोड़ा चालू हुआ दौड़ना, पूसी बिल्ली तो उसकी जगह बैठ गई। हॉर्सी घोड़ा जाके दाम देना चालू हुआ, तबड़क 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 करते करते उसने भी 2 3 चक्कर लिए। उसने जाके डंपी हाथी को दाम दे दिया। अब डंपी हाथी का तो भारी भरकम शरीर, तो वो धीरे धीरे ऐसे कान हिलाता हुआ, ऐसे अपना बड़ा माथा हिलाता हुआ ऐसे धीरे धीरे उठा, और उठ के उसने अपने मस्त चाल से चलना चालू किया। धम 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 धम। ऐसे जब वो चल रहा था तो उसकी सूंड ऐसे 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 दाएं बाएं हिल रही थी। 2 चक्कर लगे, और तभी जो ब्लैकी भालू था वो भी उठ के दौड़ने लग गया। तो सारे जानवर असमंजस में आ गए, अरे ये क्या हुआ, दो दो जने दाम दे रहे हैं एक साथ, ये क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि ब्लैकी भालू तुम आउट हो, तुम गेम से बाहर निकलो। तो बोला मैं तो आउट नहीं हूँ, मेरे को तो डंपी हाथी ने दाम दिया, थपकी भी दी और खो भी बोला। तो डंपी हाथी बोला मैंने तो थपकी नहीं दी, और मैंने तो ओह! खो भी नहीं बोला, कोई आउट। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरे को तो थपकी मिली थी, तेरी सूंड मेरी पीठ पे टच हुई थी। तो उसने बोला ओहो, मैं तो ऐसे दाएं बाएं ऐसे घूमता हूँ ना, वो सूंड टच हो गई होगी। और देखो खो कहाँ से सुन गया। तो सारे जानवरों ने बोला हाँ हाँ, तुझे खो कहाँ से सुन गया। सब एक दूसरे को देने लगे, देख रहे थे खो की आवाज कहाँ से आ गई। तब उन्होंने देखा जो जंपी बंदर था वो खो 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 ऐसे खास रहा था।
ऐसे कर रहा था। तो एक पूसी बिल्ली ने उसको डांटा कि जम्पी तू हमेशा गेम बिगाड़ता है, गेम में ढंग से रहना, अच्छी तरह से गेम खेल। उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो खांसी आ रही है, मैं तो खांसूंगा। वो तो लापरवाही में बोला। तो फिर जी। इसने डम्पी हाथी ने बोला कि भाई तू अब चुप रहना, हम वापस गेम चालू कर रहे हैं। फिर से डम्पी हाथी दौड़ना चालू हो गया, फिर अपने कान वान हिलाता रहा, गेम चलता रहा। थोड़ी देर में फ्लफी जो खरगोश था उसकी माँ ने आवाज लगा दी कि भाई आओ आओ, खाना बन गया, आ जाओ आ जाओ। अब बच्चों को तो गर्मा गर्म पकोड़े, गोल गोल जलेबी, अब उनके मुंह में पानी आ गया खुशबू से। सब भाग, गेम तो सबने छोड़ दिया और भाग भाग के पहुंचे और खाने लग गए। लेकिन वो जो बंदर था, जंपी बंदर, वो खो 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 करता रहा। बोला मुझे तो खो खो बहुत अच्छा लगा, मैं तो यही करूंगा। तो ये है कहानी। इस कहानी में मैंने बहुत। असली में बच्चों को आजकल जो खो खो गेम खेलना बंद कर चुके हैं ना बच्चे, वो सिखाने की जी, कोशिश की है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अ, इस बीच हमारे साथ बहुत से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। वर्जीनिया से वरिष्ठ साहित्यकार और कवियत्री मंजू श्रीवास्तव दीदी जुड़ गई हैं, जो कह रही हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और बचपन याद आ गया। वरिष्ठ साहित्यकार पुनीत बिसारिया जी जुड़ गए हैं, जो बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी कहानी की। और इसके साथ ही हिंदी की गूंज से निहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। भगवती प्रसाद गौतम जी बोल रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी का संदर्भ आया, मुझे खुशी हुई कि वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो मैं यही कहने वाली थी कि जो खेल हमारे जो खत्म होते जा रहे हैं डिजिटल दुनिया के पीछे, खो खो हम भी कभी बचपन में खेला करते थे। और आपने कहा भी कि बच्चों को वही गेम याद दिलाने के लिए आपने ये कहानी लिखी। इसमें जो दो शब्द और आए ना, कि देन देना, वो भी अब कहीं गुम हो गया खो खो के साथ, है ना। और उकड़ू बैठना, उकड़ू शब्द भी कहीं न कहीं अब ख़त्म सा होता जा रहा है, जो इस कहानी में आया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे फिर से इसका आपने इन शब्दों का इस कहानी में प्रयोग किया। और आपकी ये मंशा भी रही है इस कहानी के पीछे कि आप बच्चों को जो हम जो खेला करते थे, वो जो गेम, जो खेल ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको वापस याद दिलाया जाए, उनके महत्व को याद दिलाया जाए। तो ये तो एक आपका एक उद्देश्य था कि आपने ये इस उद्देश्य से लिखी। पर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। पता नहीं, प्रेरणा एक्चुअली उन दिनों जब मैं लिख रही थी कहानी, 2021 की लिखी हुई है। अच्छा। तो पता नहीं ऐसे ही, क्योंकि कोरोना टाइम था और हम लोग घरों में बंद थे, और जब खेलना वेलना सब छूट गया, बाहर बच्चे निकलना बंद हो गए, तो फिजिकल एक्टिविटी की वैल्यू समझ में आई कि जो हुँ। बच्चे अंदर बंद है इनको फिजिकल एक्टिविटी कैसे कराएं। ऐसे लगता है ना, मेरी खुद की जी। बेटी भी उस टाइम 7th क्लास में थी। तो ऐसा लग रहा था कि भाई बच्चे फिजिकल नहीं खेलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे चलेगा। तो अपने पुराने सारे खेल याद आ गए। तो उस समय मैंने कविता भी इस तरह की लिखी है, आंख मिचौनी पर, अरे और वाह! कहानी भी लिखी। हमारे दर्शक और हमारे बाल पाठक ज़रूर आपको सुनना चाहेंगे, सुनाइए। इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार यशोधरा भटनागर जी भी जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, हमारे बाल पाठक जो है वो और दर्शक उत्सुकता से आपकी कविता का इंतज़ार कर रहे हैं। मंच आपका है। जी, तो कविता तो मैं अभी आंख मिचौनी नहीं सुना रही हूँ, कविता अच्छा। दूसरी सुना रही हूँ आपको। वो तो मैंने जी, जी। संदर्भ बताया कि भाई उस समय क्योंकि घरों में बंद थे तो खेल याद आया अपने बचपन के सारे, और हमारे बच्चे घरों में बंद है वो देख के अच्छा नहीं लग रहा था। तो कविता मैं आपको सुनाती हूँ, रबर पेंसिल। रबड़ पेंसिल, जी। रबर ये पेंसिल। आपकी चिड़िया पिकनिक करने आई काव्य संग्रह में जी से है, मुझे जी, मेरा लगता है। एक बाल कविता संग्रह आया है अभी तक, और उसमें चिड़िया जी। पिकनिक करने आई। देखिए ये उसका कवर पेज है। और जी हाँ, इसकी बहुत इसकी सुंदर। भूमिका भी जो हमारे यहाँ उपस्थित है, आदरणीय भगवती प्रसाद गौतम जी ने लिखी है, अरे वाह! जो जो बाल और साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य भी रहे हैं।
हाँ, और बहुत अच्छी लग रही है, इसका जो कवर पेज भी है और जो नाम आपने दिया है, चिड़िया पिकनिक करने आई। आमतौर पर ये होता है हम पिकनिक करने जाते हैं, बच्चे पिकनिक करने जाते हैं, और अब चिड़िया पिकनिक करने आई है, तो उत्सुकता है इस पुस्तक के बारे में भी जानने की। जी। जी। तो पुस्तक तो खैर इसमें 30 कविताएं हैं, जी। और भूमिका तो मैंने बता ही दिया। भगवती जी, जी, प्रसाद जी। गौतम सर ने लिखी है भूमिका, बहुत अच्छी भूमिका लिखी है उन्होंने। जी। और कविताओं में उनकी उनको महारत हासिल है, बाल अरे कविताओं वाह! में। समय समय पर मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं सर। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात, मेरे मायके कोटा के रहने वाले हैं सर। अरे वाह! ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ, जी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए बस जब हुँ, बाल कविता संग्रह तैयार किया तो मन हुआ कि उन्हीं से ही भूमिका लिखवाई जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। हमारे साथ जी। आरएन सिंह सर भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और जी। आपके पुस्तक के आवरण पृष्ठ की शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं और तारीफ़ भी कर रहे हैं कि बहुत सुंदर आवरण पृष्ठ है। धन्यवाद आप सभी का, जो पुस्तक पसंद आ रही है सबका आवरण देखकर। जी। अ, अब मैं कविता पाठ करूं, रबर पेंसिल। बिल्कुल, 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 हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए। जी। पिछली रात रबर पेंसिल में जमकर हुई लड़ाई। पिछली रात रबर पेंसिल में जमकर हुई लड़ाई, मिटा दिया है नोट काम का पेंसिल यूं चिल्लाई। ओह! रगड़ रगड़ कर खुद कॉपी पर मेरा किया बिगाड़ा, काम नहीं कुछ बैठे ठाले जैसे फटा नगाड़ा। उछला रबर और गुर्राया, सच्ची बात उगल दी, नहीं लिखावट अच्छी थी वह, लिखने की क्यों जल्दी। अटरम सटरम हाथ चलाए, चेपा कुचड़ा पुचड़ा, मेरा काम मिटाना ही है इसीलिए था रगड़ा। साथ परीक्षा में न जाऊं, अक- अक्ल ठिकाने आए। साथ परीक्षा में न जाऊं, अक्ल ठिकाने आए। करो गलतियां नहीं सुधारो, अंक तभी कट जाए। भौचक की सी देखे पेंसिल, गर्दन जरा हिलाई, सोच समझकर लिखना होगा, बात समझ में आई। अरे वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे रबड़ और पेंसिल का साथ है और उनकी जो अपनी एक प्रकृति है, दोनों की साथ-साथ चलने की, वो आपने बहुत सुंदर ढंग से इस कविता में बताई कि रबड़ और पेंसिल दोनों दोस्त ही हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं। और रबड़ ने भी बहुत मज़े से बता दिया कि जो गलती करते हो वो मेरे कारण ही हटती है, इसलिए जी। मैं महत्वपूर्ण हूँ तुम्हारे साथ। जी। बहुत, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमें हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि बाल साहित्य में जो नई-नई तकनीक आ रही हैं या रुझान आ रहे हैं, हमको बाल साहित्य में क्या नयापन, नवाचार लाना चाहिए ताकि हमारे जो बाल पाठक हैं, बाल पाठक या किशोर पाठक भी जो है, क्योंकि बाल पाठकों के बारे में तो हम सोच ही लेते हैं और उनके लिए तो सब चीज़ नई होती है क्योंकि शुरुआत होती है पठन-पाठन की। लेकिन जो 10 वर्ष से ऊपर के जो शुरू हो जाते हैं, उसमें क्या नवाचार होना चाहिए? किस तरह की पुस्तकों का लेखन होना चाहिए ताकि जो हमारे किशोर बाल पाठक हैं, वो भी पुस्तकों की तरफ दोबारा से आकर्षित हो सकें? अच्छा, जी, बच्चों के आकर्षित होने के लिए देखिए विषय नए होने बहुत जरूरी हैं। नए विषय और बाल कविताओं की लय अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर लय अच्छी नहीं होगी तो कविता का कोई मतलब ही नहीं है। जी, बच्चे राइम राइम हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, राइमिंग राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग, कविताएं गाने के हाँ, लिए होती है, कविताएं पढ़ने के लिए नहीं होती है। कविताएं गाने के लिए होती है कि बच्चा गुनगुनाता रहे, जैसे हम बड़े होके गीत गाते हैं ना, गाने गाते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, बच्चा बिल्कुल, कविताएं गाता है। तो उसकी लय अच्छी होनी बहुत जरूरी है। और शब्द जो होते हैं बहुत सहज सरल होने चाहिए। जैसे मैंने आपने इस कविता में सुना होगा, अटरम सटरम चेपा कुचड़ा पुचड़ा, बच्चे ऐसे शब्द बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल और तो आसान भी उनसे है उनके लिए उनसे बोलना। कनेक्ट हो सके, बच्चे उन चीजों से कनेक्ट हो सके,
उनके जो जी, मजेदार भी हो। डिसिप्लिन डिसिप्लिन हर जगह नहीं चलता है, ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन खत्म हो जाना चाहिए। उल्टे पुल्टे वर्ड्स भी बच्चे बोलने चाहिए, हम कहते जरूर और उसके सामने ये बोल दिया अच्छा नहीं लग रहा, पर बच्चे हैं ना, जी, है ना, तो वो बिल्कुल, बोलते हैं ऐसे, तो वो चीजें कनेक्ट होनी चाहिए, कविताओं में आनी चाहिए, तो वो बच्चा उसको ज्यादा पसंद करता है ना। तो वो बिल्कुल, निश्चित रूप से जब अच्छी सामग्री मिलेगी, और इसीलिए जैसे आपने कवर पेज बनाया, बुक्स के कवर पेज अट्रैक्टिव होने चाहिए, तो बच्चा उसको देख के उसका मन करे कि इसमें क्या है अंदर, है ना। और निश्चित रूप से कंटेंट तो अच्छा होना चाहिए, बुक का कविता कहानी जो भी है वो तो अच्छा होना जरूरी है ही। और एक तो भाषा और आकर्षक हो पुस्तकें देखने में, अंदर के चित्र बने हुए होते हैं, तो देखिए ठीक है हम कविताएं तो लिख रहे हैं लेकिन साथ में चित्र भी अच्छे बने हो, जैसे इसकी चिड़िया पिकनिक करने है की खास बात बताती हूँ मैं। मैंने एक पेज पर चित्र रखा है कविता से संबंधित, इधर कविता है उससे संबंधित चित्र उसके सामने है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो मैंने उसका जी, एक फायदा उसमें वो और सोचा, क्यों मैंने ऐसा करवाया कि बच्चा चित्र भर कलर भी कर सके, रंग भी भर सके उसमें। ड्राइंग कलरिंग बुक बिल्कुल, बाजार में बिकती है ना, बच्चे लेते हैं ना, तो जब आपको कविता के साथ में इसका चित्र भी सामने ब्लैक एंड व्हाइट मिल रहा है, तो बच्चा उसमें कलर कर सकता है, वो कविता को पढ़ के इमेजिनेशन भी उसकी डेवलप होती है कलरिंग करने से, तो उस बुक के डबल फायदे हो जाते हैं। तो ये जब आप बुक कोई भी बुक खरीदेगा वो ये सब सोचेगा ना कि इसमें दो फायदे हैं मुझे, तो बिल्कुल, ये तो इस तरह एकदम से। से नई नई बात आपने सामने रखी कि एक नई सोच के साथ कि बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं, उनकी जो पुस्तक आपने ये काव्य संग्रह की बात करी कि कवर पेज के साथ-साथ उसमें एक नवाचार आपने आरंभ किया कि कविता के साथ-साथ अ, जो ब्लैक एंड व्हाइट चित्र है कि बच्चा हाँ, अपने मन से, अपनी कल्पनाओं के उड़ान से उसमें रंग भरेगा तो और ज़्यादा क्रिएटिविटी, सक्रियता बच्चों में बनी रहेगी। ये तो बहुत ही अच्छी-सी और सच में नवाचार वाली बात है जो आपने की है। मुझे लगता है कि आपकी आपकी इस पुस्तक से और आपकी इस प्रेरणा से हमारे दूसरे लेखक जो हैं, वो भी शायद इस तरीके से आपका अनुगमन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको ये कैसा लगा कि कि जो आपने संग्रह बनाया बाल कविताओं का, कि इसमें मैंने देखा था कि हर कविता एक अ, अलग है, एक दूसरे से अलग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ चिड़िया आई है तो चिड़ियों पर ही सारी कविताएँ हैं। इसमें अलग-अलग तरीके की कविताएँ हैं, है ना? जिसमें देश के प्रति जो जवान हैं, उनके प्रति भी है, रक्षाबंधन पे एक बच्ची बोलती है राखी के लिए, दूसरी तरफ दादा-दादी के भी है टूटा चश्मा और भी कविताएँ हैं। थोड़ा थोड़ा और हमें इस पुस्तक के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, चाहे कविता हो या कहानी, जब मैं संग्रह तैयार करते हम लिखते तो कविताएं अपने मन से, जब मन में कोई भाव आता है हम लोग लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सोचती हूँ कि मैं अब कविता लिखूं, है ना, जी। कुछ भी मन में, जैसे रबर पेंसिल है, तो इसकी मैं सही बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों मैं खाली बैठी थी, रात का टाइम था, और मेरे मन में पिछली रात पिछली रात पिछली रात शब्द घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ से, तो मैंने सोचा क्या पिछली रात, और मैंने वो कविता बना दी थी, वो पिछली रात से हुँ, ही कविता शुरू हुई। मैंने सोचा नहीं था ये विषय होगा, क्या होगा, पता ही नहीं वो कैसे, जब कुछ एक लाइन हम लिख लेते हैं फिर वो आगे बढ़ती जाती है, तो इसी तरह से सारी कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन हाँ, जब मैंने संग्रह तैयार किया कविताएं, तो मैंने बहुत सारी लिखी हुई है, तो जब मैंने 30 कविताएं छांटी उसमें से कि भाई इस संकलन में कौन सी कविताएं लेनी है मुझे, तो ये मैंने ध्यान रखा कि कोई भी कविता का विषय रिपीट नहीं। पहली चीज, अगर 30 कविताएं हैं तो 30 विषय होने चाहिए अलग अलग, है ना, इससे क्या होता है कविता पढ़ के बच्चे, मनोरंजन है लेकिन जानकारी भी है उसमें, शिक्षा भी है उसमें कविताओं में, तो जी। अलग अलग विषय आ जाए, रिपीटेशन बिल्कुल नहीं और कॉमन विषय नहीं, ये भी मेरी कोशिश रही। ठीक है, मैंने कुछ कविताएं त्योहारों के जैसे होता है ना, वो दिए हैं कि हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति का भी पता होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फौजी भी है उसमें, है ना, माँ है, माँ तो पहला शब्द बच्चा सीखता है, लेकिन फौजी भी है, वो भी बच्चे को पता होना चाहिए फौजी कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो इस बहुत तरह से ज़रूरी। मैंने कविताएं इसके लिए ली हैं। और इसका जो शीर्षक आपने रखा ये इस नाम से कविता भी इस पुस्तक में है, चिड़िया जी, पिकनिक करने आई। तो ये जी। शीर्षक आपको कैसे सूझा?
शीर्षक तो देखिए कविता लिख ली। फिर हम सोचते हैं शीर्षक क्या रखे कविता का, तो क्योंकि उसमें यही था कि भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, असली में पर्यावरण पर है ये कविता। पॉल्यूशन दिल्ली, स्पेशली दिल्ली पर उन दिनों पर्यावरण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था। दिवाली के टाइम पे स्पेशली हो जाता है, वहां पे ज्यादा लोग बताते हैं, जो बातचीत हम लोगों से टच में रहते हैं, पता चलता है आंखों में जलन हो रही है ना, धुआं धुआं है, ब्रीदिंग, एल्डरली जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। मेरा कईयों से बहुत। टच है, तो बातों बात करने से हमें पता चलता है। तो वो मैंने चीजें इसमें डाली। तो जैसे उसमें है कोको भी तो खांस रहा है, क्योंकि जब धुआं जाएगा तो खांस आती है। भौके चुआ चुआ है, तो कुत्ता भौंक हाँ, रहा है तो उसकी आवाज गड़बड़ है उस टाइम, है ना। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। तरह से करते करते चिड़िया नजर नहीं आ रही हैं पॉल्यूशन के कारण। डेफिनेटली जीवों को नुकसान होता है पॉल्यूशन के कारण। शहरों में अब चिड़िया कम हो गई है, तो वो इतना माहौल खराब है, पॉल्यूशन है, ये है, तो फिर वो लोग पिकनिक पे जाते हैं बच्चे फादर के साथ में। छुट्टियां हैं, दिवाली की छुट्टियां लगती है ना, कि चलो पिकनिक पे जाएंगे हम लोग। वो देखते हैं यहाँ चिड़िया है, तो वो कहते हैं चिड़िया भी पिकनिक करने आई है। आहा, तो उनके लिए जैसे एक नई इंसान चीज। शहरों से भागता है ना पिकनिक करने के लिए, ऐसी चिड़िया पक्षी कैसे रहेंगे वहां पे, इतना पॉल्यूशन होगा। हाँ, तो शीर्षक बिल्कुल वहां से आई। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बच्चे बच्चे सोच रहे हैं कि वहां तो शहरों में तो चिड़िया नहीं है, यहाँ चिड़िया है, तो शायद ये भी यहीं आई है पिकनिक करने के लिए। बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काव्य संग्रह है। और इसका जो आवरण तो सबको पसंद ही आया है, और शीर्षक भी एकदम नया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ आदरणीय आर.एन. सिंह जी भी जुड़ गए हैं, इसमें बहुत सारे दर्शक और भी जुड़ गए हैं, और उनका कहना है कि पहली बार इस मंच से जुड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और भी लिख रहे हैं कि शिक्षा या संदेश तो आवश्यक अंग होना चाहिए किसी भी कहानी या कविता का। तो आपको बहुत-बहुत बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं। और मुकेश कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बस्ती से। आप प्रोफ़ेसर हैं, तो उनका भी कहना है कि आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए एक और बाल कविता या कविता हो जाए। जी जरूर। दूसरी कविता मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं चेन्नई में हूँ, और जी। चेन्नई का जो रहन सहन, मौसम, खान पान, हमारा जैसे उत्तर भारत है, वहाँ काफी कुछ रिजेम्बलेंस है। जैसे यूपी का है, दिल्ली का है, आगे हरियाणा आ गया, फिर राजस्थान आ गया, काफी कुछ मेल जोल खाता हुआ है। लेकिन चेन्नई जी। का बहुत कुछ अलग है ना। वहां से यहाँ में बहुत, क्योंकि मैं दोनों जगह रही हूँ, तो मैंने वो अनुभव किया कि कितना फर्क है दोनों जगहों का, लेकिन लोगों को पता नहीं है। बड़े हाँ, बड़े लोगों बहुत को भी कम। पता नहीं है ना। इवन जी। मौसम में भी फर्क है ना। तो संस्कृति हमारी, एक जगह की संस्कृति दूसरे जगह तक जैसे होता है ना, कि भाई दूसरों को भी पता चले, इसलिए बच्चों के लिए मैंने विशेष रूप से कविता जो लिखी, इसका कारण यही था कि बच्चों को पता चले कितना फर्क है एक ही देश में, बिल्कुल। है ना। तो इसका जी। शीर्षक है सोनू पहुंचा दिल्ली। ओह वाह। जी। जी। चेन्नई से बैठा उड़ान में, सोनू पहुंचा दिल्ली। 2 घंटे में बदला मौसम, जैसे चालू बिल्ली। माह दिवाली होती बारिश, चेन्नई ताल बराए। माह दिवाली, यहाँ दिवाली पे बारिश का सीजन होता है, यहाँ पर जाता मानसून अच्छा। आता है। हाँ। तो जो देश का मानसून चला जाता है तब यहाँ पर आता है। माह दिवाली होती बारिश, चेन्नई ताल भराए। दिल्ली में सर्दी की ठिठुरन, सोनू कब कब आए। बर्फ जमे हाथों में झुनझुन, गर्म रहूं मैं कैसे। मफलर स्वेटर लिया मॉल से, खर्च हो गए पैसे। ओह, गर्म पराठों की खुशबू से जी बहुत ललचाए। देख पकोड़े गोभी वाले, मुंह में पानी आए। वाह। फुटपाथों पर लगी रेहड़ियां, फुटपाथों पर लगी रेहड़ियां, छोले और भटूरे। आलू टिक्की, मक्का रोटी, साग साथ में पूरे। वाह। नर्म धूप में सैर सपाटा, चटपट चाट समोसा। तरह तरह के व्यंजन खाए, तरह तरह के व्यंजन खाए। भूला इडली डोसा।
क्योंकि साउथ में तो इडली डोसा ही ज़्यादा खाया जाता है, चेन्नई में जी, विशेष तौर पर। और अब जी, बहुत बढ़िया कविता है कि उसको एक अलग-सा वातावरण मिला है, एक अलग-सा मौसम उसके लिए, अलग से व्यंजन, सब कुछ अलग है। जहाँ वो जी। रहता है, वहाँ से बहुत अलग दिल्ली है। दिल्ली तो सच में बहुत अलग है। बहुत सुंदर कविता है। इसी पे ही याद आ रहा है मुझे कि जैसे कार्टून, कॉमिक्स और वीडियो गेम्स के युग में जो हुँ, अ, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमारे समय में तो कुछ ही पत्रिकाएँ आती थी, नंदन, पराग, चंदा मामा, इस टाइप की बिल्लू, लोट-पोट कुछ आती थी। लेकिन आज जो पत्रिकाएँ हैं, इस तरीके की कॉमिक्स कह लीजिए या पत्रिकाएँ कह लीजिए, अ, इनके बीच में बाल साहित्य कितना सुरक्षित है? कहाँ जगह पाता है इनके बीच में बाल साहित्य? क्योंकि जो कॉमिक्स होती है उनका तो बहुत अलग से एक पैटर्न होता है ना? उसके पात्र अलग होते हैं, उनका रेखा चित्र भी अलग होता है। तो हमारा बाल साहित्य या किशोर साहित्य कितना, कहाँ स्थान उसको मिलेगा? देखिए कॉमिक्स है, वो तो मेरा ख़्याल से हाँ, बच्चों की भी कॉमिक्स होती ही है, छोटे बच्चों की भी जी। है कॉमिक्स तो पढ़ते ही हैं। तो बाल साहित्य तो सुरक्षित ही है मैं ये बोलूँगी। देखिए अब मोबाइल का ज़माना आ गया है ना? ये जी। उसके पहले सीडी वाला ज़माना आया था। तो मेरे बच्चों को मैंने लाके दी थी सीडी पेबल सीरीज़। था जी, वो जी। बाल साहित्य ही, कविताएँ ही थी, बाल कविताएँ ही, है ना? वो सब्जियों पर एक साथ बहुत सारी कविताएँ आती हैं, फिर फ्रूट्स पर एक साथ बहुत सारी कविताएँ आती हैं और कुछ मिक्स वाली भी थी, है ना? एप्पल वाली आई थी। तो ये क्या है कि उस टाइम वो सीडी चली थी, वो सीडी का ज़माना था। अब ये सारा कुछ मोबाइल पे चल रहा है। जी। तो साहित्य खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसका मीडिया चेंज हुआ कि पुस्तकें, सीडी, मोबाइल फ़ोन, उसका जो माध्यम है कि किस मीडियम से वो जा रही है, वो चेंज हुआ है। कभी खत्म नहीं होगा, बाल साहित्य सुरक्षित है। हाँ, अब पत्रिकाएँ जो हैं, पत्रिकाएँ बहुत अच्छी आ रही हैं। मैं ये बोलूँगी बहुत कम रेट पर मैं देखती हूँ, जो हम लोग भी लिख रहे हैं तो उन पत्रिकाओं को देखते भी हैं ना, सारी सामग्री होती है, कुछ पत्रिकाएँ बहुत अच्छी हैं, जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी अगर कोई लेना चाहेगा उन्हें तो, कि इतने कम रेट में आपको महीने भर के लिए, बच्चे के लिए एंटरटेनमेंट, नॉलेज और मोबाइल से दूरी मिल रही है। जो स्क्रीन में बच्चे उलझे हुए हैं, वो दूरी मिलती है 20 या 25 रुपए में। हुँ। लेकिन ठीक है, बच्चों ने शुरू से वैसे तो जो समझदार पेरेंट्स हैं, जो ध्यान देते हैं, जो खुद भी बुक्स पढ़ते हैं, उनके बच्चे बुक्स पढ़ना सीख जाते हैं। पर फिर भी अगर नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा दिन पेरेंट्स को 2-3 महीना साथ बैठना पड़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए बाल साहित्य बिल्कुल तरह से सही तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि पुस्तकों से थोड़ी-सी दूरी हो रही है। इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ बाल साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी भी जुड़ गए हैं। सर का बहुत-बहुत आभार। आप लिखते हैं, बाल काव्य में नए विषय और नए उपमान विशेष अपेक्षित हैं। जी हाँ, इस पर ही हम चर्चा कर रहे थे। और आदरणीय डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी लिखते हैं, चाचा चौधरी और साबू महत्वपूर्ण कॉमिक्स रही है। तो इसी इसी बात को लेके मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके बचपन में आपकी प्रिय कॉमिक्स या पुस्तक कौन-सी रही थी? आपके स्कूल के सब्जेक्ट से इतर? देखिए, बचपन से हमारे घर में राष्ट्रदूत अखबार आता था। जी, उसकी वीकली मैगज़ीन साथ में आती थी। हर संडे या जी। सैटरडे को आती होगी, मुझे डे ध्यान नहीं है अब। और उसकी वीकली मैगज़ीन आती थी, तो वैसे तो हम लोग वही पढ़ते थे। उसके अलावा कोई और मैगज़ीन नहीं होती थी, ज़्यादा ज़ोर पढ़ाई पर दिया जाता था, बच्चे पढ़ जाएँगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब हम छुट्टियाँ होती थी, जब छुट्टियाँ होती थी गर्मी की, गर्मी में बाहर निकल नहीं सकते, तब हम लोग खूब एक हमारे पास में एक शॉप थी जो लाइब्रेरी उस टाइम जगह-जगह होती थी, वो शॉप होती थी लेकिन वो लाइब्रेरी होती थी, कि आप 1 दिन बिल्कुल, के लिए किराए बिल्कुल। पर लाओ या 2 दिन के लिए किराए किराए पर। पर लाओ, उसके हमको पैसे देने होते थे। तो हम और पूरे चलती-फिरती आस-पास के लाइब्रेरी भी बच्चे होती थी। आपको याद हुँ, है चलती-फिरती लाइब्रेरी भी होती थी जो सप्ताह में 1 चलती-फिरती बार भी आती थी? होती थी, चलती-फिरती भी होती थी। तो हम लोग वो हाँ, क्योंकि जो रोज का जो रूटीन है पूरा साल का, उसमें तो देखिए पढ़ाई हम लोग घर का काम भी करते थे, अब के बच्चे नहीं करते हैं, हम लोग करते थे।
बाजार का जी। शॉपिंग भी कुछ छोटे-मोटे काम है हम लोग वो करके आते थे। तब उतना बुक्स पे जोर नहीं था, बुक्स पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। हाँ, वो जो अखबार आता है उसके साथ मैगज़ीन आ गई वो पढ़ ली, हर 7 दिन में आ रही है ना, तो वो हम लोग पढ़ लेते थे। और लेकिन जब हम लोग छुट्टियाँ होती थी तब पेरेंट्स हमको बुक्स वो क्योंकि वो चलन था उस टाइम, वही एंटरटेनमेंट था, टीवी भी नहीं था। तो हम लोग वो लेके आते थे उस टाइम लोट पोट, मोटू पतलू, चाचा चौधरी, सुपंदी और फिर थोड़े से बड़े में राजू इकबाल के जासूसी उपन्यास, ये हम लोगों ने खूब पढ़े और बदल बदल के पढ़ते थे, जल्दी जल्दी पढ़ते थे कि पड़ोस के बच्चे से हम लोग लेके एक्सचेंज कर लें, जी, जी, बिल्कुल। ना। ये कहीं खो सा गया है ना, ये जो एक व्यवहार हमारा होता था कि हम लोग पास की दुकान पे बुक स्टॉल पे जाकर वहाँ से 25 पैसे 1 हफ्ते के लिए या कुछ ऐसा वो ही कुछ होता था और लाइब्रेरी 1 हफ्ते के सिस्टम खत्म हो गया है। और लाइब्रेरी में जाकर हम लोग लेकर हाँ, और हमारी आदत भी बनी हुई थी लाइब्रेरी जाने की। इन सब से स्कूल में उस टाइम बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ नहीं होती थी, तो हम लोगों के लिए यही होता था और छुट्टियों में जहाँ हम लोग दिल्ली में रहते थे, वहाँ छुट्टियों में चलती-फिरती लाइब्रेरी आती थी जिसमें इतावली कहानियाँ बहुत आकर्षित करती थी। क्योंकि उनके जो पुस्तकें उनकी होती थी वो बड़ी होती थी और ग्लॉसी पेपर की होती थी और आवरण चित्र बहुत आकर्षित करता था और एक नई-नई सी कहानियाँ उसमें सीखने को मिलती थी। अच्छा ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, अच्छा दूसरे देश में भी ऐसा होता है जैसे आपने सोनू की कविता सुनाई। लेकिन मैं ये वाला जो है, अभी भी पुस्तकों का जो भारत में पुस्तक मेले में भी देखी मैंने, तो पुस्तकों का जो स्तर है अभी भी कहीं थोड़ा-सा उम, वही पैटर्न चलता आ रहा है जो हमारे टाइम में ही था, वो थोड़ा-सा बदला नहीं है, कि थोड़ा और रोचक जैसे आपने कहा भी कि रोचक होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि एक ही ढर्रे की, एक ही टाइप की सोनू-मोनू और ये सब ही चल रहे हैं? कुछ नया आप आपका तो यहाँ पर नया भी कंटेंट की आप हाँ, यहाँ पर एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर कंटेंट की बात कर रहे हैं या जी। बुक का कवर पेज और आकर्षण की बात कर रहे हैं? कंटेंट की बात भी कर रही हूँ लेकिन वो कंटेंट पाठकों तक तभी पहुँचेगा ना, जब वो आकर्षक रूप में आपने इडली बनाई है और इडली आपने ऐसे एक बॉल में डालकर दे दी, लो खा लो। और उसको अगर आप सजाकर ट्रे में रख कर लाएँगी, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। इडली तो इडली है। देखिए कई लेखक बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैं ये बोलूंगी, ऐसा नहीं है खाली जी। सोनू मोनू सब्जी ये सब नहीं है। दिव्य रमेश जी। सर तो है ही, तो खैर जी, जाना जी, माना जी। नाम है, छुपावा ही नहीं जी। है ना। इसके अलावा कई लेखक बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं पढ़ती हूँ, पत्रिकाएं आती हैं, कल भी मैंने पूरी एक पत्रिका पढ़ी है रात को, तो जिनकी जी। कहानियां पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। देखिए नीना सिंह सोलंकी जी हैं, वो अच्छा लिख रही हैं ये सब। संजीव जायसवाल संजय जी, उनकी कहानियां, बाल कहानियां बहुत अच्छी हाँ। होती है, उनका उपन्यास अभी आया वो बहुत अच्छा है ना। जी। मतलब आप पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा, अच्छा कुछ नई चीज भी पता लगती है। और एक अलका जैन आराधना है जयपुर की, वो बहुत अच्छा लिखती है। मतलब मैं बड़ों का नाम नहीं ले रही हूँ, ये सब जो सर वगैरह हैं, दिव्य रमेश सर को सब जानते हैं, ऐसे और भी बहुत लेकिन प्रकाश मनु सर है जैसे, उनको सब जानते हैं, मैं अरे उनके वाह! नाम नहीं ले रही हूँ, मैं हमारे जो समकालीन है उनके नाम बता रही हूँ। संजीव हाँ, जायसवाल हाँ, संजय जी हाँ। भी हमसे बड़े ही हैं, वरिष्ठ में ही आते हैं, लेकिन हाँ उनका लेखन मुझे पसंद है, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी है क्योंकि। लेकिन जो अब मैं अखबारों में पत्रिकाओं में देखती हूँ, ललित शौर्य है, जी। ललित शौर्य बहुत अच्छा लिखते अच्छा हैं, लिखते हैं। जी, मैंने भी पढ़ा है। बहुत जी। अच्छा लिखते हैं। मतलब आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, उनकी हर कहानी में कुछ नयापन होता है, नए विषय होते हैं, जानकारी भी होती है ना। जी। और उनको युवा पुरस्कार भी मिला था, बाल वाटिका का युवा पुरस्कार मिलना बड़ी बात है, जबकि उन्होंने कभी बाल वाटिका में लिखा नहीं था। मजे की बात ये अरे! है। तो जब वो घोषणा हुई तो मैंने बिल्कुल यही सोचा था कि सही चयन है उनका। और एक शिवमोहन है, शिव मोहन यादव हैं, अभी उनका देखिए युवा पुरस्कार में उनका खंड काव्य कुछ आया था, साहित्य अकेडमी के जो युवा पुरस्कार है ना, ठीक है उनका जी। पुरस्कार में नाम नहीं है लेकिन लिस्ट में नाम है। उनकी बाल कविताएं बहुत अच्छी है, मैंने वो भी पढ़ी। हाँ, और डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी बता रहे हैं, नीली राजकुमारी, डॉक्टर जेपी पांडे जी। तो बहुत सारे हैं लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विदेशों में एक पुस्तक नीति होती है कि ये जो आप पुस्तक लिख रहे हैं उस पे लिखा होता है ये 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए है,
ये इतने साल से, तो एक कैटेगरी उन विभक्त हो जाता है, विभाजन हो जाता है ना, तो पुस्तकालय में भी जाने में आसानी रहती है कि अरे हाँ, ये है और इसमें से मैं फटाफट निकाल लूँ इस बच्चों के लिए। क्या ऐसी नीति भारत में भी बननी चाहिए कि देखिए, कैटेगराइज़ नीति कर तो दिया नहीं जाए? बनी हुई है, नीति तो नहीं बनी हुई है, लेकिन देखिए जब प्रकाशन विभाग में पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, है जी। ना? जब पांडुलिपि वहाँ पर जाती है, तो हमें उसमें साथ में लिखना होता है किस उम्र के लिए अच्छा। है ना? उसके हिसाब से ही चयन होता है कि वो उस उम्र के लायक है कि नहीं। या कई जी, जी। पुरस्कारों में भी होता है ये चीज़। जो अच्छे पुरस्कार हैं, वहाँ पर उम्र पूछी जाती है, किस उम्र के पाठकों के लिए है। जी। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के जो कॉम्पिटिशन हुए थे अभी 2 साल पहले जो थे, उनमें हर उम्र के हिसाब से थी कहानियाँ। अच्छा, तो तो पुस्तक के वैसे आवरण कोई पर भी नीति नहीं लिखी बनी होती हुई है? है, लेकिन जब हाँ जी। पुस्तक के आवरण पे भी लिखा होता है ये 5 से 10 साल के या 12 से नहीं, 14 ऐसे साल तो तक के? ऐसे तो नहीं लिखा होता है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जैसे प्रकाशन विभाग में भी लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन जब जी, अपन भेजते हैं पांडुलिपि, तो वो सारी जाँच होती है उसमें किस उम्र की है। अभी तो वो लोग फॉर्म भी भरवाते हैं पूरा हमसे लिखवा के भी, है ना? सारा डिटेल पहले से ही ले लेते हैं। फिर उसके हिसाब से चयन होता है उसका, कि उस उम्र के लायक है कि नहीं कंटेंट। तो उनको बिल्कुल, जिस उम्र का बिल्कुल। कंटेंट चाहिए वो सिलेक्ट होएगा, जिस उम्र का नहीं चाहिए वो नहीं सिलेक्ट होएगा, और वो कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल, सीबीटी में है, बिल्कुल। चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट में भी यही है कि जब उन्होंने प्रतियोगिता रखी, तो बिल्कुल 250 शब्दों की भी थी, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए भी थी और बड़ों के लिए भी थी। तो उन्होंने वो कॉम्पिटिशन में अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से मटेरियल माँगा था, और फिर हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो एज के ग्रुप के हिसाब से ही लिखी थी कहानियाँ। जी, तो बहुत बढ़िया। नीति इस तो नहीं बीच में बनी हुई है, हमारे लेकिन साथ, माँगी जाती है। हाँ, माँगी जाती है, लेकिन अच्छा होगा अगर पुस्तक के आवरण पर भी लिखा जाए, तो क्योंकि आपने जो लिखी बच्चों की मानसिकता को ध्यान में लिखी ना, ये आपने अपने आप से किया कि मैं ये जी, संग्रह तैयार कर रही हूँ, कहानी संग्रह या कविता संग्रह, तो मैं इस उम्र से इस उम्र तक के बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रख कर रही हूँ। तो माता-पिता के लिए भी बहुत आसान हो जाता है कि अरे या ये 4 से 5 साल तक के इस छोटी-छोटी राइम्स है, बच्चे को हम आराम से सुनाएँगे। तो इस तरीके की कुछ नीतियाँ अच्छा है, आशा करते हैं जल्दी बन जाएगी। इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय शैली त्रिपाठी जी भी जुड़ गई हैं, जो आपको बहुत शुभकामनाएँ दे रही हैं और कह रही हैं कि आवरण तो वाक़ई बहुत ज़रूरी होना चाहिए। और हमारे साथ रेखा जैन जी भी जुड़ गई हैं। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और आपका वक्तव्य सुन रहे हैं और बहुत अच्छा उनको लग रहा है। मैं जो आखिरी सवाल ये पूछना चाहती थी, क्या भारतीय बच्चों को या भारतीय बाल साहित्य में या किशोर साहित्य में प्रवासी साहित्य को भी कहीं जोड़ा जा सकता है? या आपको ऐसा लगता है कि कि बच्चों को दूसरे देशों के विषय में जानने के लिए प्रवासी साहित्य पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, बच्चों को तो पढ़ने के लिए जितने अच्छे नए विषय मिलेंगे बहुत अच्छा। अभी मैंने चेन्नई और दिल्ली जोड़ा, आप नीदरलैंड और भारत जोड़िए बाल साहित्य में। तो अच्छा है ना, बच्चों को तो देखिए नई-नई, क्योंकि बच्चों की क्या है कि उत्सुकता होती है बच्चों के व्यवहार में। जी, जितनी नई चीज़ें मिलेगी बच्चे खुश होते हैं। मैं यही बोली, रिपीटेशन नहीं आना चाहिए, वही चीज़ आएगी तो बच्चा बोर होएगा। वो क्यों पढ़ेगा उसको, उसको सब पहले से पता है। और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। तो इसलिए प्रवासी साहित्य आएगा। मान लो एक कहानी संग्रह में 15 कहानियाँ हैं, ठीक जी, है? 5 कहानियाँ भारतीय परिवेश की आ गई, 2-3 नीदरलैंड की आ गई, या यूएसए की आ गई, या चाइना की आ गई, या कहीं और की, सिंगापुर की आ गई। तो वहाँ की संस्कृति से बच्चों का व्यवहार तो बच्चों जैसे ही रहेगा, कहानियाँ तो वही रहेंगी। लेकिन बिल्कुल। थोड़ा-सा वहाँ का टच आ जाएगा उसमें, तो उसको नई जानकारी वातावरण, होगी। ये बहुत हाँ, अच्छी वहाँ की चीज़ है। थोड़ी-सी, बिल्कुल, थोड़ी-सी हाँ, संस्कृति वहाँ की पता लगेगी और थोड़ा-सा वातावरण जैसे कि आपकी कविता में भी है कि वातावरण के बारे में भी पता लगेगा और एक ढंग, एक अलग थोड़ा-सा ढंग जो है यहाँ के बच्चों का, वहाँ के बच्चों का, तो वो चीज़ें भी आपस में मिक्स होंगी तो संस्कृतियों का आदान-प्रदान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और आपकी तो पुस्तकों का बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ ही है, तमिल में, मराठी में, गुजराती में, एक लंबी लिस्ट है आपकी
अनुवाद की कि आपकी पुस्तकों का अनुवाद लगभग भारत की हर भाषा में हुआ है। तो आज आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया और हमारे बाल पाठकों की जिज्ञासाओं का आपने पूर्ति की, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर। और आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, और हमारे दर्शक जो आज आभासी पटल से जुड़े हैं, श्रोता जो सुन रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और रुचिका जी, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा ये जो चैनल प्लेटफॉर्म जो बनाया है ये बहुत अच्छा है ना। इससे आप तो कर ही रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, इतना दूर नीदरलैंड से देखिए आप कार्यक्रमों को प्रसारित कर रही है। एक तरह से मैं ये बोलूंगी कि जगह जगह से आप हम लोग को सबको जोड़ रहे हैं, साहित्यकारों को। और जो पाठक हैं या जो दर्शक हैं जो भी है, वो जब सुनते हैं इतने इतने साहित्यकारों का, जब यहाँ पे परिचय आएगा धीरे धीरे, तो आपका काम बढ़ ही रहा है आगे। और नए नए साहित्यकार आप जोड़ती जा रही हैं, जिस स्पीड से आप चल रही हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग भी एक दूसरे को जानेंगे आपस में। और जी। सबकी बात मैं ये बोलूंगी, जैसे आज आपने मेरा लिया मान लीजिए, तो मेरे बारे में लोगों ने जाना, मेरे लेखन के बारे में लोगों ने जाना। और पिछली बार आपने जब लिया था तो मैंने जी, भी किसी के बारे में जाना था, और मैंने बिल्कुल। बहुत तारीफ भी की थी। तो हमें श्रद्धा पता पांडे जी चल रहा की। है ना, ऐसे तो हम लोग सब अलग अलग बटे हुए हैं, हमें मालूम नहीं है कौन कहाँ पर है। कुछ लोगों को हम जानते हैं पर सबको नहीं जानते हैं। तो इस बिल्कुल। माध्यम से हमारा भी आपस में परिचय होता है। और आप प्रसारित कर रहे हैं तो नीदरलैंड तक भी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, आप सिर्फ नीदरलैंड तक नहीं जा रही हैं, क्योंकि मंजू दीदी जो है वर्जीनिया से जुड़ी थी, तो आप तो पूरे विश्व में जा रहे हैं। जी, जी हाँ। बहुत-बहुत आभार आपका। और आपका हमारे बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे जो आमंत्रित दर्शक हैं, किया। बहुत आभार। हमारे दर्शक हमारे साथ भोपाल से साहित्यकार कवित्री ऋतु प्रिया खरे जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी गायिका भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और आप बहुत अच्छा आपके काव्य संग्रह भी आ चुके हैं। तो ऋतु जी का भी बहुत-बहुत आभार। और हमारे साथ जुड़े दर्शक अपनी टिप्पणियों से और उत्साहवर्धक आशीर्वचनों से हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए लेखक के साथ, उसकी कहानी, उसकी ज़ुबानी सुनने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आपने समय निकाला। आपने कमेंट सबके पढ़े, मैं बाद में जवाब दूंगी। जी, बिल्कुल। आप सबने समय निकाला, सुना, आप सभी का आभार। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।